नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। एक पोर्टफोलियो बैलेंस तभी माना जाता है जब उसमें निवेश के सारे गुण हो, रिटर्न भी हो, रिस्क क्षमता भी हो और स्टेबिलिटी भी हो। बाजार जब तेजी में हो तो अच्छा रिटर्न भी मिले, लेकिन जब ढलान पर हो तब सुरक्षा भी मिले। रिटर्न देने का मोर्चा संभालता है इक्विटी का हिस्सा और आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देता है डेट का हिस्सा। अक्सर हम डेट में निवेश के नाम पर पीपीएफ, ईपीएफ, एनएससी या फिर बॉन्ड से आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। और ये सच है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी और रिटर्न की गारंटी दोनों है, लेकिन ये रिटर्न इस महंगाई के जमाने में काफी नहीं है। तो आज हम मनी गुरु स्पेशल में बात करेंगे डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश की, जो महंगाई से लड़ने वाले रिटर्न भी दे और थोड़ी सी सेफ्टी भी। और इसी पर बातचीत करने के लिए और समझाने के लिए हमारे साथ हैं आज आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ के फिरोज अजीज। फिरोज, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में। कैसे हैं आप? हाय, मैं ठीक हूँ स्वाति, आप कैसी हैं? एकदम बढ़िया फिरोज। आज हमने एक्चुअली डेट इंस्ट्रूमेंट को चूज किया है क्योंकि कई लोग जिनका पोर्टफोलियो सेट हो चुका है या कई ऐसे बिगिनर्स हैं जो कि अभी पोर्टफोलियो या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, वो ये समझना चाहते हैं कि अगर वो अपनी पूंजी कहीं पर निवेश करें, वो कैसे इंस्ट्रूमेंट में उन्हें निवेश करना चाहिए। कुछ हमने बताए पुराने ऐसे मेथड्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है जहां पर लोग नॉर्मली निवेश करते हैं, लेकिन अगर हम डेट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश बाकी डेट इंस्ट्रूमेंट से बेहतर कैसे माना जाता है? देखिए, पहले डेट की इंस्ट्रूमेंट्स की जब हम बात करें तो ये समझना ज़रूरी है कि डेट इंस्ट्रूमेंट होते क्या हैं। क्यों, अगर कोई अर्ली निवेशक है जो पहले अभी अपना पोर्टफोलियो कमेंस कर रहे हैं और अपनी निवेश की शुरुआत कर रहे हैं, तो डेट वो चीज़ होती है। डेट टेक्निकल नॉमेनक्लेचर में जो डेट कहते हैं वो कुछ नहीं होता कि एक कॉरपोरेट को या गवर्नमेंट को या कोई और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को अगर आप उधार दें तो उसको डेट कहलाया जाता है। सो डेट इज़ नथिंग बट एक लोन होता है एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को या कॉर्पोरेट को या फिर जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कंपनी हो गई या अपने पीपीएफ में जो उधार देते हैं उसको कहते हैं डेट। अब डेट जैसे आपने बताया स्वाति, बहुत सारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। एनएससी होता है, पीपीएफ होता है, ईपीएफ होता है और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ज़रूर होते हैं। उसमें एक डेट म्यूचुअल फंड एक बहुत अहम हिस्सा एक निवेशक की लाइफ में मैटर करता है, क्योंकि उससे वो अपने निवेश की शुरुआत ज़रूर कर सकता है, क्योंकि एक प्रोफेशनल लेयर ऑफ मैनेजमेंट आ जाती है। क्योंकि एक टेक्निकल चीज़ समझने के लिए एक आदमी जो अपनी नौकरी में बिजी होता है और वो अपने जमा पूंजी को इन्वेस्ट करना चाहता है और उनके पास इतना वक्त नहीं होता है, तो डेट म्यूचुअल फंड के द्वारा उनको प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है निवेश के लिए, वो उनको उनका तजुर्बा उनके हित में आता है और काम भी आता है। सो डेट म्यूचुअल फंड्स एक प्रोफेशनल मैनेज्ड इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें आपको बहुत और फ़ायदे हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट एक हो गया और आपको डिवर्सिफिकेशन मिलता है कि आप 1000 रुपये में 30-40 कंपनियों के बॉन्ड खरीद सकते हैं, जो कि आप खुद से 1000 रुपये में शायद एक भी बॉन्ड ना खरीद पाएँ। जो आप 40 बॉन्ड अपने 1000 रुपये मंथली अगर आप इन्वेस्ट करके, जिसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं, आप 40, 30, 50 बॉन्डों में निवेश कर सकते हैं, जिससे आपका रिस्क बहुत डिवर्सिफाई हो जाता है। जैसे कहते हैं कि ऑल एग्स शुड नॉट बी इन वन बास्केट। वो म्यूचुअल फंड आपका वो ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छी तरह मीट करने की क्षमता रखता है। जी, तो आपने बहुत एक्चुअली बड़े अच्छे तरीके से समझा, बहुत सिंपल शब्दों में बताया कि आखिरकार डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। लेकिन जो अभी निवेश करने जा रहा है कोई निवेशक, उसको अपने पोर्टफोलियो सेट करना है, अब वो ये जानना चाहेगा कि मैं एक सही फंड का चुनाव कैसे करूं। फंड का चुनाव करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शुरुआत है तो काफी चीजें पता नहीं है। क्या किसी की मदद ली जा सकती है या खुद ही सब करना है?
देखिए ये जो डेट म्यूचुअल फंड्स हैं एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है, क्योंकि 1000 से ज़्यादा डेट म्यूचुअल फंड्स आज की डेट में अवेलेबल हैं एक इन्वेस्टर के लिए, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है एक निवेशक के लिए। उसमें से अगर आपको 2 या 3 चूज़ करने हैं तो वो काम बहुत टफ हो जाता है और कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो उसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ 2-3 पॉइंट्स में। पहले तो आपको जो 10 कैटेगरीज हैं, 9 से 10 कैटेगरी हैं डेट म्यूचुअल फंड की, उसको इग्नोर करना चाहिए और 1-2 बहुत रेलेवेंट होती हैं उस पर खाली तवज्जो देना चाहिए। एक रेलेवेंट स्कीम होती है शॉर्ट टर्म फंड्स और अक्रूवल फंड्स एंड डायनेमिक बॉन्ड फंड्स। ये 3 फंड्स के रहते एक निवेशक का पूरा डेट का ऑब्जेक्टिव पूरा हो सकता है। बाकी 5-7 जो और कैटेगरीज हैं वो बेशक ज़रूरी हैं, बट कॉर्पोरेट के लिए ज़्यादा ज़रूरी हैं और रिटेल निवेशक के लिए डेफिनेटली उनका कोई महत्व नहीं है, तो उनको इग्नोर करें। फर्स्ट स्टेप, फिल्टर योर चॉइसेस डाउन टू 3 कैटेगरीज: डायनेमिक बॉन्ड फंड्स, अक्रूवल फंड्स एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। और उसके बाद जब आपकी ये कैटेगरी नैरो हो जाती है, उसके बाद आपको 3-4 चीज़ों का बहुत इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना चाहिए। एक होता है कि आपकी टाइम फ्रेम्स क्या हैं। अगर आपकी टाइम फ्रेम साल भर तक की इन्वेस्टमेंट की हो तो शॉर्ट टर्म फंड्स चूज़ करें। अगर साल से 3 साल तक की हो तो डायनेमिक बॉन्ड फंड्स आप चूज़ कर सकते हैं, और या फिर अक्रूवल फंड्स चूज़ कर सकते हैं। और अगर 3 साल के ऊपर हो तो सिर्फ डायनेमिक बॉन्ड फंड्स ही चूज़ करें। ये हो गया टाइम फ्रेम। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है डेट फंड्स में एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो वो प्रोफेशनल मैनेजमेंट की फ़ी होती है जो आप देते हैं ये म्यूचुअल फंड का फ़ायदा लेने के लिए। तो वो एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो उतना आपके लिए अच्छा होता है, ताकि आपकी रिटर्न में से जो कटौती होती है और वो फीस की तरफ जाती है वो कम से कम हो। ये 3 चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली आपकी रिस्क एपेटाइट। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट बहुत कम हो तो डायनेमिक बॉन्ड फंड्स को एक्सक्लूड कर दिया जाए, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट रेट की उतार चढ़ाव से भाव में उतार चढ़ाव ज़रूर होता है। तो एक नए निवेशक के लिए फिरोज आप यही कहेंगे कि अगर कोई अभी अभी अपना पोर्टफोलियो सेट कर रहा है, उसको डेट म्यूचुअल फंड में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर लेना चाहिए, कि एज भी एक इसमें फैक्टर है कि अगर कोई कंपैरेटिवली यंग है वो थोड़ा अग्रेसिव होकर आगे बढ़े, इज एज द फैक्टर, या फिर कभी भी आप शुरुआत करें अगर आप बिगिनर है तब आप डेट म्यूचुअल फंड में जाएं? देखिए, डेट का जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट थंब रूल रहा है इक्विटी में निवेश करने के लिए। जैसे आपकी आयु एज बढ़े तो आप अपना इक्विटी एक्सपोजर कम करें, बट वो रूल डेट के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेट की अहमियत आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी लाने की है और उसको स्टेबल करने की है। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज आपको डेट का प्रयोग सिर्फ पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी लाने की, जैसे आपने अर्लियर कहा कि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए डेट का, और उसका एज से ज़्यादा लेन देन नहीं है। हम इंडिया में रहते हुए बहुत लकी हैं, क्योंकि डेट पोर्टफोलियो जो है 7 to 9%, 9.5% देने की क्षमता रखता है एटलीस्ट अगले 3-4 सालों तक। बट ग्लोबली ये जो इंटरेस्ट डेट फंड्स होते हैं उसमें सिर्फ 1 से 2% तक की मैक्सिमम रिटर्न आती है, जैसे यूएस में हो गया या यूरोप में हो गया। ये इंटरेस्ट बहुत कम है। हम इंडिया में रह के जो हाई इंटरेस्ट का फ़ायदा उठाएं और उससे जो आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है उसका ज़रूर, जैसे आपने कहा था, उसका फ़ायदा लें। तो इक्विटी का एक्सपोजर का जो वॉलेटिलिटी होता है वो उसको समेट के और कम करने की क्षमता रखता है। ऑलराइट, अक्सर जब हम निवेश करते हैं फिरोज तो सोचना पड़ता है कि हम कौन सा ऑप्शन चुने, डिविडेंड ग्रोथ या फिर री इन्वेस्टमेंट। इन तीनों का अगर हम आपसे मतलब समझे क्या है और निवेश के लिहाज से कौन सा ऑप्शन बेहतर माना जाता है? देखिए, आई थिंक ये बहुत डायनामिक लैंडस्केप है। जैसे आपने कहा 3 ऑप्शन होते हैं एक निवेश के बाद। निवेश का चॉइस करने के बाद अगर आपने एक फंड चूज भी कर लिया, उसके बाद 3 डिफरेंट स्कीम्स होती हैं आपको और फर्दर कंफ्यूज करने के लिए। ग्रोथ, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड पे आउट, ये 3 मेजर ऑप्शंस आपको चूज करने पड़ते हैं। उसमें क्या हुआ है कि लास्ट 1-2 बजट्स में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है वो काफ़ी बढ़ा दिया गया है डेट फंड्स के लिए। तो इसकी जो
डिविडेंड ऑप्शन की जो रेलेवेंस है वो काफ़ी कम होती जा रही है और उसकी आज के समय में मेरे हिसाब से बहुत कम रेलेवेंस है। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल चूज नहीं करना चाहिए, डिविडेंड पे आउट भी नहीं चूज करना चाहिए अनलेस आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हो, तो फिर भी डिविडेंड पे आउट आप चूज कर सकते हैं। बट ग्रोथ बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए चूज करने के लिए, बट उसके फ्लिप साइड्स भी हैं, उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं जो मैं आपको बता दूंगा, एडवांटेजेस भी हैं। तो टू नेट आंसर योर क्वेश्चन स्वाति, मेरे हिसाब से आपको सिर्फ ग्रोथ ऑप्शन चूज करना चाहिए और डिविडेंड को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। अगर आप ये 3 साल के लिए निवेश रखें तो इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है, उससे ऑलमोस्ट टैक्स फ्री, टोटल इनकम ऑलमोस्ट टैक्स फ्री होने की संभावना है। तो ग्रोथ चूज करें क्योंकि इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। और एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको रेगुलर पे आउट नहीं मिलेगा आपके बैंक अकाउंट में। जैसे डिविडेंड पे आउट्स आते हैं तो एक रिटायर्ड कपल के लिए फॉर एग्जांपल अगर हम उदाहरण के तौर पे लें तो उनको मंथली इनकम आती है जो कि बहुत अट्रैक्ट करती है रिटायर्ड प्रोफेशनल्स जो होते हैं उनको। बट वो डिसएडवांटेज है कि ग्रोथ में वो रेगुलर इनकम नहीं आ पाती। बट उसका एक उपाय भी है, उसको कहते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। तो टू आंसर योर क्वेश्चन स्वाति, आपको ग्रोथ चूज करना चाहिए ताकि इंडेक्सेशन मिले, और अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो ग्रोथ में सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान कर लें ताकि आपको मंथली इनकम का जो डिसएडवांटेज है वो भी एलिमिनेट हो जाए और आपकी टैक्स एफिशिएंसी बनी रहे। और अब हम एसेट एलोकेशन रेशो की बात करें, अब निवेश करते हैं तो पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट का एक्सपोजर कितना होना चाहिए, कितना रेशो होना चाहिए, किसका कितना हिस्सा होना चाहिए, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? स्टेज वाइज डिपेंड करता है, एज वाइज डिपेंड करता है, कि आपके रिस्क एपेटाइट के लिहाज से डिपेंड करता है? देखिए स्वाति, बिल्कुल सही मुद्दा है कि कितने पैसे एक निवेशक डेट में डाले और एक कितने पैसे इक्विटी में डाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। और इस डिसीजन में बहुत आपको सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स जैसे आपने पहले भी कहा था, एज एसेट एलोकेशन में बहुत मैटर करता है। जैसे आपकी उम्र बढ़े तो आपको डेट की तरफ ज़्यादा झुकाव देना चाहिए। सो एज बढ़े तो डेट बढ़े और इक्विटी कम हो, ये रूल नंबर 1 होता है। क्योंकि आप जैसे एज बढ़ती है आपके जो गोल्स होते हैं उन पास में नज़दीक आते रहते हैं, तो आपको डेट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। एक हो गया एज। दूसरा होता है रिस्क एपेटाइट। जितनी आपकी ज़्यादा रिस्क एपेटाइट उतना ज़्यादा आप इक्विटी रख सकते हैं और उतना कम डेट। मेरे हिसाब से एक मॉडरेट रिस्क एपेटाइट वाले 35 ईयर ओल्ड रिटेल निवेशक को मेरे हिसाब से 65% इक्विटी और 35% डेट रखना चाहिए। और लास्ट फैक्टर, जैसे मैंने कहा कि एक्सटर्नल फैक्टर क्या कहता है, अगर आप अभी देखें, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स थोड़ी टर्मोइल में हैं, जैसे आपने ब्रेक्जिट की तो ऑफ कोर्स टर्बुलेंस आई थी, बट ऐसी अगर ग्लोबल टर्बुलेंस आती रहे तो और इंटरेस्ट रेट्स कम होने की संभावना हो तो आपको डेट की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकाव देना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स अभी तक इतने घटे नहीं हैं और वो जब घटेंगे तो आपको डेट में ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो आज के एक्सटर्नल फैक्टर का अगर आपने ऑब्जर्व किया तो मेरे हिसाब से 55 इक्विटी और 45 डेट एक अच्छा एसेट एलोकेशन होगा। टू आंसर योर क्वेश्चन, इंटरनल फैक्टर्स में रिस्क और एज, और एक्सटर्नल फैक्टर में मार्केट आउटलुक, इक्विटी और डेट की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और एसेट एलोकेशन का निर्णय इन तीनों चीज़ों पे निर्भर जरूर करता है। स्वाति जी, अगर अब किसी के पास लमसम अमाउंट है तो उसके लिए क्या बेहतर रहेगा? SIP के जरिए इक्विटी में निवेश करना या फिर सीधे सारा पैसा डेट में ही लगा दें? देखिए, मेरे हिसाब से अगर लमसम पैसा है, स्पेशली ऐसी वॉलेटाइल मार्केट्स में, मेरे हिसाब से एक दूसरा स्कीम है जो थोड़ा सा वेरिएंट है, उसको कहते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। अगर आपके पास लमसम पैसा हो तो इस सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का आपको प्रयोग नहीं होगा, और सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान जिसमें आपको अपने पूरे पैसे पहले डेट में डालने पड़ते हैं और हफ्ते दर हफ्ते या मंथली वो पैसे ट्रांसफ़र होके इक्विटी में निवेश हो जाते हैं ऑटोमेटिकली आपके इंटरवेंशन के बगैर। उसको कहते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। तो लमसम पैसा हो तो आपका क्वेश्चन आंसर करने के लिए आप पहले उसको डेट में लगाएं
और उसके साथ एक सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान सेटअप कर दें, ताकि हर 15 दिन, हर हफ्ते और हर महीने, वो आपकी चॉइस होती है। आप अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनी को बोल देंगे कि हर हफ्ते इसमें से थोड़े पैसे इक्विटी में चले जाएं, तो आपको इक्विटी के उतार चढ़ाव का और वॉलेटिलिटी का बेनिफिट मिलेगा। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर समबडी हु ऑलरेडी हैज लम्प सम मनी। स्वाति, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते फिरोज कि डेट में निवेश पूरी तरह सुरक्षित हो, तो इसमें किस तरह के रिस्क इन्वॉल्व होते हैं? रिटर्न भी कंपैरेटिवली कम होता है, तो निवेश करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, अगर रिस्क की बात हो, जैसे आपने सही फरमाया स्वाति, कि रिस्क नील नहीं होता है, रिस्क ज़रूर होता है। सो रिस्क 2-3 किस्म के होते हैं डेट फंड्स में। एक होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क होता है, उसको कहते हैं क्रेडिट रिस्क, जिसमें अगर आपने किसी कंपनी को या किसी कंपनी को उधार दिया डेट के फॉर्म में, और वो कंपनी लौटाने की क्षमता ना रखे 3 साल बाद, जब वो बॉन्ड की मैच्योरिटी का वक्त समय आए, तो मेरे हिसाब से उस क्रेडिट रिस्क पे तवज्जो देना और उस पर नज़र रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम हिस्सा है डेट इन्वेस्टमेंट का। फॉर्चुनेटली निवेशक के लिए जॉब बहुत सिंपल हो गया है, इसकी रेटिंग्स आती हैं। अगर आप फंड लें जिसमें AAA रेटेड बॉन्ड्स हों, तो उसकी क्रेडिट रिस्क बहुत कम मानी जाती है। तो ये ज़रूर चेक करें कि फंड में AAA रेटेड बॉन्ड्स कितने हैं, AA कितने हैं, और जिस फंड में अगर बॉन्ड्स हों जिसकी रेटिंग ना हो, तो उससे दूर रहने की एज अ स्टार्टर सलाह दूंगा मैं। ये एक बहुत अहम रिस्क है। और दूसरा रिस्क है लिक्विडिटी रिस्क, जिसमें आप अगर पैसे डालें और 2-3 साल की एग्जिट लोड्स हों। डेट फंड्स में काफ़ी एग्जिट लोड्स होते हैं, बहुत सारे फंड्स होते हैं जिसमें अगर आप 3 साल से पहले पैसे निकाल लें तो आपकी 2-3% की एग्जिट लोड लग जाती है। उस पर नज़र रखें, जो लिक्विडिटी रिस्क कहलाता है। और अगर आपको रिस्क से दूर रहना है तो गिल्ड फंड्स और इनकम फंड से दूर रहें। और जो 3 कैटेगरीज मैंने मेंशन की थी, अगर उस तक सीमित रहें आपका डेट इन्वेस्टमेंट, तो उसकी रिस्क इंटरेस्ट रेट रिस्क जो कहती है, वो तीसरी रिस्क होती है लिक्विडिटी रिस्क के बाद, वो भी काफ़ी सीमित रहेगी अगर आपने इनकम फंड्स और गिल्ड फंड से दूर रहने का निर्णय ले लिया हो तो। ऑल राइट।